दो खवातीन जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थी, मुबैना तौर पर उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुरव्वजा कानून के मुताबिक ये केस सीसीडी का है। जो पाकिस्तान की बदनामी दुनिया भर में हुई है, उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन से ही इस धब्बे को मिटाया जा सकता है। असल स्टोरी ये है कि ये खवातीन जो है ये कंसल्टेंट हैं क्रिप्टो करेंसी की। एक शख्सियत रजा डार जी, उसे पाकिस्तान की एक बड़ी आला तरीन शख्सियत का नवासा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये कोई खुफिया एक्टिविटी नहीं थी कि जिसको अगवा बराए तावान कहा जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ये वाक़या लाहौर के किसी गांव या किसी मुल्का आबादी में पेश नहीं आया, बल्कि डिफेंस के इलाके में पेश आया। दो खवातीन जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थी, मुबैना तौर पर उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती का निशाना किसने बनाया? इसमें एक अहम आला शख्सियत जो कि सियासी इस वक्त बहुत अच्छे रुतबे पर फाइज हैं, उनके भी करीबी अजीज़ का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा कौन लोग इसमें शामिल थे, ये वाक़या हुआ क्या, पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की, उन मुल्ज़मान के साथ क्या हुआ और इस वाक़े में आगे चलकर क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब बाबर अवान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा ये वाक़या हुआ क्या? सर, वाक़या तो बड़ा दिलखराश है जो बयान किया जा रहा है कि बैरून मुल्क से दो खवातीन पाकिस्तान आई, स्टेफनी और आस्ट्रिड। एक नीदरलैंड की है, दूसरी जो है वो वेनेजुएला की है, और वो किसी की दावत पे पाकिस्तान आई। उसके बाद उनको यहाँ कैद कर लिया गया, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और जो एफआईआर है, एफआईआर के मुताबिक जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की गई उसमें खिलाफ वज़ा फितरी फ़ेल के मुतालिक भी जिक्र किया गया है और उन पे तशद्दुद भी किया गया। उसमें कुछ कांच का भी इस्तेमाल किया गया, उनके बॉडी पार्ट्स को ज़ख्मी करने की कोशिश की गई। वॉटेवर, ये वो एफआईआर की स्टोरी है जो लेके इस वक्त काफ़ी शोर मचा हुआ है। और ज़्यादा शोर की वजह भी ये है कि ये इंटरनेशनल फिगर है, बैरून मुल्क से आई हैं ख़वातीन, और इनके साथ पाकिस्तान में ये जुल्म और ज़्यादती होगी। और ज़्यादा हाइप इसको इस वजह से मिली कि उसमें से एक शख्सियत रजा डार जी, उसे पाकिस्तान की एक बड़ी आला तरीन शख्सियत का नवासा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरी तहकीक के मुताबिक वो बिल्कुल भी नवासा नहीं है, ना भतीजा है, ना इस तरह का उसका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, डार होने की हैसियत से, अगर वो देसी ज़बान में हम पाकिस्तानी कहते हैं ज़रबा तकसीमा दी रिश्तेदारी, कि दूर दराज से अगर कश्मीरियों का कोई नानी एक निकल आती है तो उसे मैं तो रिश्तेदारी नहीं मानता। खालिद अब्बास डार भी हैं, तौकीर डार भी हैं, मुनीर डार भी हैं, ये बड़ी बड़ी शख्सियात हुई हैं। तो क्या ये सब की सब उस आला तरीन शख्सियत की करीबी रिश्तेदार हैं? ऐसा नहीं है। अलबत्ता रिश्तेदारी है लेकिन करीबी नहीं है। अच्छा जी, तो उस रिश्तेदारी पे कोई पुलिस पे प्रेशर नहीं था? ये तो फिर वज़ीर आला के हुक्म पे जिस तरह ये वाक़या हुआ तो डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा स्टांस लिया। देखें, अगर आला तरीन शख्सियत की इसमें करीब तरीन रिश्तेदारी होती तो ये शायद बड़े खुफिया तरीके से इसकी तफ्तीश अमल में लाई जाती और ये मैटर इतना हाईलाइट ही ना होता। तो ये इस बात का सबूत है कि आला तरीन शख्सियत से वैसी रिश्तेदारी नहीं है कि वो उनकी पुश्तपनाही करें। और फिर इसके पीछे जो पसे पुश्त मामलात है ना जी, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, असल स्टोरी क्या है? असल स्टोरी ये है कि ये खवातीन जो हैं ये कंसल्टेंट हैं क्रिप्टो करेंसी की। अच्छा, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाती हैं और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक। ये जो रज़ा है, इसके साथ 3 लोग और भी हैं जो इन दोनों खवातीन के, स्टिफनी के और आस्ट्रिड के इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के। और इनकी पहली डील जो क्रिप्टो करेंसी के ज़िमन में हुई है वो हुई है सिंगापुर। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं और इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। अच्छा, जो प्रॉफिट शो किया जाता रहा इन खवातीन की जानिब से
वो कुल मिला जुला के इन्वेस्टमेंट समेत वो 1.5 मिलियन डॉलर बनता है। ये पाकिस्तानी रुपयों में कितना बन जाए? ये 42-45 करोड़ के करीब बन जाता है। अच्छा। और छोटी सी ये मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक अलग से चैप्टर है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए वो इन्वेस्टमेंट कैसे की गई और बैरून मुल्क वो पैसे कैसे गए, वो सारा सिलसिला। वो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात की अगर इन्वेस्टिगेशन हो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें अपना किरदार अदा करे, वो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टेड केस है, रिपोर्टेड केस में जो दफात लगाई गई है, अगवा बराए तावान और फिर इसी तरह से 375A, मैं ये समझता हूँ कि ये FIR ही अव्वलीन सतह पे अगर ये कोई बड़ी शख्सियत होती तो शायद इतनी जो सख्त तरीन FIR लॉन्च हुई है, ये FIR ही लॉन्च ना होती। जबकि दूसरी जानिब अगर हकायक पे आप तवज्जो दें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्राइम, तो मैं ये समझता हूँ कि ये FIR ही गलत लॉन्च हुई है। अच्छा जी, ये FIR 365A की बनती नहीं है। देखिए, अगवा बराए तवान या अगवा में जो उसकी बुनियादी शर्त है वो ये है कि कोई शख्स खुफिया तौर पे अगवा किया जाए और उसकी मौजूदगी का किसी को इल्म ना हो, और ना ही ये इल्म हो कि वो कहाँ रखा गया है और वो कौन लोग हैं जो उस अगवा में मुलव्वस हैं, और फिर वो अगवा बराह रास्त तावान की गरज से किया जाए। इसमें ये ख़वातीन जो पाकिस्तान आई हैं, ये वही रज़ा डार जो है जिसकी वजह से ये केस बहुत उछला हुआ है, उसकी दावत पे पाकिस्तान आई है, उसने इनके वीज़ाज अरेंज किए हैं, उसने इनको एयरपोर्ट से रिसीव किया है, और फिर ये किसी एक मकाम पे नहीं है। अच्छा ये लाहौर से इस्लामाबाद भी जाती हैं, अच्छा, ये मरी भी जाती हैं, ये मुख्तलिफ मकामात पे मीटिंग्स भी कर रही हैं रज़ा डार के साथ। रज़ा डार के साथ, और उसके 2-3 साथी हैं। ये मरी में बाकायदा इनके लंच और इनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर बन रही हैं, जिस गाड़ी में ये ट्रैवल कर रही हैं उसकी तस्वीर बन रही हैं। तो ये कोई खुफिया एक्टिविटी नहीं थी कि जिसको अगवा बराए तावान कहा जा सके। यस, जो तरीकाकार लेटर स्टेज पे इख्तियार किया गया वो क्राइम है। अब दूसरी जानिब का जो मौक़िफ़ है वो अगर मैं आपसे गुजारिश करूं तो रज़ा डार का ये कहना है कि हमने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इन्होंने हमसे राब्ते मुनक़ता कर लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट के एवज़ जो हमें प्रॉफिट मिलना था वो नहीं दिया गया, और अगर वो नहीं दिया गया था तो कम से कम राब्ता बहाल रहता, तो फिर वो गलतफहमियां पैदा ना होती। इसमें जो दीगर लोग इन्वेस्टर थे वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे रज़ा डार को, क्योंकि इंट्रोडक्शन मीडियम रज़ा डार है, उसने तारुफ करवाया है। वो कह रहे थे भी हमारे तो पैसे आपकी वजह से डूब गए। अब इन्होंने एक नया लाहा अमल तरतीब दिया उन खवातीन की मर्जी से, ठीक है, कि डूबी हुई रकम को दोबारा कैश करने के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, लिहाजा उस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने मीटिंग तय की और ये फिर रज़ा डार की दावत पे पाकिस्तान आई। यहाँ आके मामला, ये 29 जून को पाकिस्तान आती है, ठीक है, 2 तारीख का ये वाक़या है। ठीक है, 29 से 2 तारीख तक ये आज़ादाना तौर पे मूव भी कर रही हैं, ये तस्वीर भी बना रही हैं, अपनी फैमिली के साथ मुस्तकिल बुनियादों पे राब्ते में है। बिल्कुल ठीक। एक मकाम पे ये तय पा जाता है कि ये ख़वातीन जो हासिल शुदा रकम है, जो प्रॉफिट शुदा रकम है, वो अदा कर देंगी। अब उसकी अदायगी का एक तरीकाकार तय किया गया, ठीक है, उसके लिए ख़वातीन ने स्पेन में मौजूद अपने वालिद से रब्ता कायम किया, ठीक है, वहाँ से काम ख़राब हो गया। ठीक है, वालिद ने 15 पे पाकिस्तान में लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर फौरी तौर पे इस वाक़े का नोटिस ले लिया चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। बिल्कुल ठीक। और लाहौर पुलिस की जो हायरार्की थी, जो इंतज़ामिया थी, लाहौर पुलिस के बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो इन्वॉल्व हुए और इस मैटर को टेकअप किया। FIR भी लॉन्च होगी जो कि आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। अच्छा बाबा, इसमें जो प्रेस रिलीज एक दी गई
पुलिस की जानिब से, उसमें बताया गया कि इस तरह कॉल आई थी गालबन हॉलैंड से, शायद जी। उसके वालिद ने की, ये स्पेन से। स्पेन से उसने कॉल की। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी फौरी टीम बनाई, टीम ने पकड़ लिया। SHO थाना डिफेंस सी फरियाद इनको पकड़ता है, चारों लड़के भी पकड़े जाते हैं जो अभी मुल्ज़मान हैं, और उनके साथ जो वो ख़वातीन है वो बाजियाब हो जाती हैं। ये पुलिस की प्रेस रिलीज है। ये उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए, गिरफ्तार भी कर लिए, ये गिरफ्तार भी हो गए। फिर उसे SHO को मुअत्तल क्यों किया गया, उसे क्लोज कर दिया गया? SHO ने एक ऐसा खिलाफ ज़ाब्ता काम किया कि जो इलाका मैजिस्ट्रेट है, वैसे तो अगर देखा जाए तो माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, जो इलाका के मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो SHO के दरख्वास्त पे अगर कोई सेंसिटिव केस है, जैसा कि आपने बहुत से केसेस में देखा होगा कि मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल भी चले जाते हैं 164 के बयान कलमबंद करने के लिए, और फिर जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, जब कोई मर रहा हो और ये अंदेशा हो कि इसकी ये बयान ज़रूरी है, तो फिर उसके लिए भी मैजिस्ट्रेट साहबान जो है वो उसका बयान कलमबंद करने के लिए चले जाते हैं। इसमें जो अब तक की मेरी मालूमात हैं, हुआ ऐसा ही होगा। उसमें मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको बुरा महसूस कर लिया और फिर उस पर ये FIR लॉन्च हो गई, जो कि मेरे हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो उस इलाका को कवर कर रहे होते हैं, ये बुनियादी तौर पर मैं, ये बड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इसको मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। पुलिस अपने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पे तफ्तीश कर रही होती है। पुलिस मुआविन है मैजिस्ट्रेट की, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की मुआवनत करती है। अब ये ना, फिर ये एक बड़ी लंबी बहस है, इस पे कभी प्रोग्राम रख लीजिएगा कि पुलिस ने जो भी काम करना है वो अदालत मजाज की मुआवनत के लिए करना है, उसमें पुलिस का अपना कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये फिर जो मैजिस्ट्रेट साहबान है, ये अपना बोझ उतार के तो पुलिस के कंधों पे डालते हैं कि वो तफ्तीश करें, वो सारा कुछ करें। असूली तौर पे तफ्तीश मैजिस्ट्रेट साहब के लिए हो रही होती है। ठीक। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि एक पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करे और FIR लॉन्च करके जो उस वक्त प्रोवाइडेड एविडेंसेस हैं वो लिख के विदिन 14 डेज चालान सबमिट कर दे कोर्ट में, तो पुलिस का काम खत्म हो जाता है। लेकिन पुलिस अदालत की आसानी के लिए, अदालत की मुआवनत के लिए मामलात को मुकम्मल करके फिर अदालत के पास भिजवाती है। असूली तौर पे अदालत को ये अहकामात जारी करने चाहिए कि ये FIR आ गई है। आपको पता है जब FIR लॉन्च होती है तो उसकी एक कॉपी जो है वो इलाका मैजिस्ट्रेट को जाती है। ठीक है जी, उस पे इलाका मैजिस्ट्रेट ने अहकामात जारी करने होते हैं कि ये तफ्तीश की जाए या ना की जाए, ये मेरे पास भिजवा दिया जाए। और फिर इलाका मैजिस्ट्रेट हुक्म दे SHO को या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को या तफ्तीशी अफसर को कि मुझे ये सबूत चाहिए, जाओ ये सबूत इकट्ठे करके लाओ, मुझे ये एविडेंस चाहिए, मुतल्लिका फोरेंसिक ये करवा के लाओ। बात समझ रहे? गवाहान को तलब करना, ये सारी चीज़ें, ये सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलाका के मैजिस्ट्रेट साहब की है। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने इसमें क्यों रिलक्टेंट हुए हैं और उन्होंने पुलिस के साथ इतने इम्पोर्टेंट केस में तावन क्यों नहीं किया, ये एक अलग से सवाल है। मैं अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं अच्छा करना गौर, चाहता। आपने इतनी तफ्तीशें की हैं जी, आज उनका अदालत से रिमांड भी मिल गया, जी रिमांड भी मिल गया और उनके मौक़िफ़ भी सामने आ गए हैं कि हमने तो रेप किया ही नहीं है, अच्छा, आप हमारे DNA करवा लें। ठीक जी है। जी, ये भी चीज़ें सामने आ गई हैं कि हमने कोई रेप नहीं किया, हमारा DNA करवा लें। और बिलखुसूस ये जो डार है इसकी निस्बत तो ये है, वो कहता है जी मैंने तो इनको हाथ तक नहीं लगाया, हाँ मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है। अब अगर ये देखा जाए असूली तौर पे तो शेख साहब ये बनता है 342 का केस। ठीक है, इनको हब्से भेजा में रखा गया, आई तो अपनी मर्जी से है, उसके बाद उनकी मूवमेंट को, उनकी मोबिलिटी को स्टॉप कर दिया गया, तो ये 342 का केस है। बाकी का ये जो 375 है या ये जो कुछ भी हुआ है, ये तो फिर एविडेंसेस पे बेस करता है ना जी, रिलाय करता है कि क्या एविडेंस सफाई मिसल पे आती है, क्या DNA में ये साबित होता है, क्या जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो इस बात की निशानदेही करती है कि ये वाकया पेश आया है।
365 ए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, मैं ये समझता हूँ कि 365 ए तो इस पे अट्रैक्ट ही नहीं करती। अच्छा बाबर साहब, FIR में एक और जिक्र है बॉस। जी जी, बॉस अली, ये अली बॉस नाम, कौन है? अली नाम का एक लड़का है जो मेजर इन्वेस्टर है। अच्छा, जी, उसको बॉस लिखा उसको बॉस लिखा गया है। वो भी गालबन कहते हैं डार ही है। अच्छा जी, वो भी डार ही है, लेकिन ये ना बॉस शायद वहां बनाया गया है। ठीक है। ये इसमें रजा डार की ये गलती है कि वो वहां पे मजलूम बना रहा इनके साथ, कि जैसे ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों जैसा ही हूं, हम सब ने पैसे देने हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करवाने वाला शख्स हूं, मैंने ये मामला इंट्रोड्यूस करवाया है, तो लिहाजा ये मुझसे भी तकाजा कर रहे हैं रकम की अदायगी का, और हम सब के सब यहाँ यरगमाल हैं। ये प्लान था। तो फिर उसमें एक अदद बॉस तश्कील दे दिया गया। बॉस जैसी कोई शख्सियत नहीं है, वो ये सभी एक जैसे हैं। एक बॉस वहां पे तैयार किया गया कि ही इज द बॉस। इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसके पैसे देने हैं, इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, और ये बॉस है। ये जो हब्से बेजा में रखा जा रहा है, ये बॉस के हुक्म से रखा जा रहा है। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि तो खवातीन शायद वापस चली गई हैं। जी, उनके लिए फौरी इंतजामात किए गए मेरे अब तक की मुबैना तौर पे, कि उनकी एम्बेसी से रब्ता कायम किया गया था और फिर उन्हें खसूसी तौर पे फैसिलिटेट किया गया वापस जाने के लिए। वो जा चुकी। बाबर भाई, आपने इतने केसों की तफ्तीश की, इस FIR को देखते हुए आपको इस केस का अंजाम क्या नज़र आ रहा है? ये कहाँ तक पहुँचेगा? देखें, अगर ये देखा जाए कि केस में जो सेक्शन ऑफ लॉ लगाई गई है, तो 365 ए तो अट्रैक्ट नहीं कर रही, उसको मैं कहीं नहीं देख रहा। हाँ, हब से बेजा उनकी मोबिलिटी स्टॉप करना, उन्हें रोके रखना, ये अट्रैक्ट करता है। तो फिर 342 की हद तक मैं इस केस को देख रहा हूँ। 375 ए जो है वो एविडेंस पे बेस करता है। फॉरेंसिक एविडेंस क्या कहती है, DNA क्या कहता है, वो उस पर रिलाय करता है। वैसे बुनियादी तौर पे ये एक लेन देन का मामला है और ये इंटरनेशनली देखे जाने वाला मामला है, और ये FIR का केस। अगर लड़कियों का, जिस तरह उन्होंने बयान दिया कि उनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई है, अगर कहीं ये साबित हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट्स किए हुए हैं, इसको ट्रेंड बनाया हुआ है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि कोई ज्यादती के केसेस हों, इस तरह के केसेस हों, CCD उन पे आती है, और फिर जो उसके बाद CCD का एक कह लें कि आप प्रेस रिलीज आती है बाद में। क्या ये केस CCD के हवाले होगा? देखिए, अगर ये 365 ए साबित हो जाता, तो ये इब्तदाई तौर पे ही जो एक SOP है और जो एक तरीका का राइज है, मुरव्वजा कानून के मुताबिक ये केस CCD का है, और ये CCD के ही अगवा बराए तावान सेल के सुपुर्द हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि पुलिस ने अव्वलीन सतह पे ही कम से कम इतना जरूर जान लिया था कि मामला लेन देन का है। तो इस केस को आप अब किस तरह देख रहे हैं? क्या लाहौर पुलिस के लिए कोई चैलेंज की हैसियत? लाहौर पुलिस के लिए ये एज ए फॉरेनर लेडीज यकीनन चैलेंज है, क्योंकि इसकी बगैर किसी वजह के, चूंकि ये खवातीन इंटरनेशनल बैरून मुल्क से आई हैं, तो इस नौइयत के केसेस की एक रिपोर्ट उन ममालिक की एम्बेसीज को भी सबमिट की जानी है। लिहाजा इसमें कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि तमाम तफ्तीशी मामलात को कानून के ऐन मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने बाबर साहब की सारी बातें सुनी, केस के हकाइक क्या हैं, जिस तरह एक अहम सियासी शख्सियत से इस केस के मुल्ज़मान को जोड़ा जा रहा था, क्या उनका कोई ताल्लुक़ है, ये बाबर साहब ने आपको बताया। केस का आगे क्या अंजाम हो सकता है, ये भी बाबर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ साथ क्या इस केस को CCD के सुपुर्द किया जा सकता है, और अगर किया भी जाएगा तो किन शराइत पे किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क भर जो पाकिस्तान की बदनामी दुनिया भर में हुई है, उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन से ही इस धब्बे को मिटाया जा सकता है। नाज़रीन, अपने राय से कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपकी क्या राय है। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।